अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज भी ज़ेखदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक़सा और मेरी मस्जिद, इन दोनों की नमाजें 50,000 नमाजों के बराबर है, मगर मस्जिद हराम की एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। और अब सुर्खियां। मरकजी हुकूमत ने 1 रैंक 1 पेंशन पर अमलावरी का किया ऐलान। एक्स सर्विसमैन में खुशी की लहर। टीचर्स डे के मौके पर मुल्क भर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पेश किया गया खिराज। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। पुराना हिता चवेला प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली नाकाबिले कबूल। तेलंगाना हुकूमत के एक तरफा रवैये की कुल जमाती कायदीन ने गवर्नर से की शिकायत। वैदिक कल्चर का दीगर मज़ाहिब पर तसल्लुत नाकाबिले कबूल। दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। और अब तफसील। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। तेलंगाना, AP और कर्नाटक के 10 काफिले जिद्दा रवाना हो चुके हैं, जिनमें बेशतर आज़मीन ने उम्रा की सादत भी हासिल कर ली है। आज रात 11वां काफिला रात 11:10 पर रवाना होगा। हज कमेटी की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए इंतजाम किए गए हैं। हज हाउस में आज़मीन अजला से रिपोर्टिंग करने आए आज़मीन मुख्तलिफ उमूर की तकमील कर रहे हैं। इसके अलावा आज़मीन को विदा करने के लिए भी रिश्तेदारों की कसीर तादाद हज हाउस का रुख कर रही है। आइए नजर डालते हैं कल रवाना होने वाले हज परवाजों की तफसील पर। 6 सितंबर यानी कल 3 हज परवाजें मुकर्रर हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हैदराबाद के 1030 आज़मीन जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगे। 6 सितंबर की पहली परवाज सुबह 6:20 पर जद्दा रवाना होगी, जिसमें रियासत आंध्र प्रदेश के 346 आज़मीन सवार रहेंगे। इनमें गुंटूर के 171, कृष्णा के 36, नेल्लूर के 60 और प्रकाशम के 79 आज़मीन शामिल रहेंगे। इसी तरह दूसरी परवाज शाम 4:20 पर 342 आज़मीन को लेकर उड़ान भरेगी, जिसमें हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के आज़मीन शामिल होंगे। हैदराबाद के 2, गुंटूर के 112, कड़पा के 43, कृष्णा से 164, कर्नूल से 2, प्रकाशम से 2, श्रीकाकुलम से 4, विशाखापट्टनम से 5 और विजयनगरम के 8 आज़मीन इस तैयारे में मौजूद रहेंगे। वहीं 6 सितंबर की तीसरी फ्लाइट रात 11:20 पर हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के 342 आज़मीन शामिल रहेंगे। इनमें हैदराबाद का 1 और कर्नाटक के 341 आज़मीन परवास करेंगे। तेलुगु देशम हुकूमत कड़पा के तई सौतेला रवैया इख्तियार कर रही है। वैसर कांग्रेस के MLA अमजद बादशाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी और हज हाउस कड़पा में कायम करने के वादे से हुकूमत मुकर गई है। उन्होंने इसी ज़िमन में असेंबली में पूछे गए सवाल के जवाब का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों को गुमराह कर रहे हैं। अक़लियतों के लिए कोई प्रोग्राम इस हुकूमत ये 15 महीनों के सिलसिले में कोई एक प्रोग्राम भी नहीं किया है। अक़लियतों के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी उन्होंने भरी असेंबली में उन्होंने वादा किया और उसके बाद उन्होंने कर्नूल में एक पब्लिक मीटिंग में उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल में बोल के वहाँ पे अनाउंस किया। आज कड़पा बोलते, परसों कर्नूल बोलते, फिर आज हम सुनते हैं कि गुंटूर, विजयवाड़ा में हज हाउस बनाने का इरादा हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया। और मैं देखता हूं कि हमारे ज़िले के जो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर्स हैं, ये यहाँ की आवाम को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। उनको आज का स्टेटमेंट है कड़प के हज हाउस, कड़पे में ही हज हाउस। कल का स्टेटमेंट है 10 एकड़ में हज हाउस कड़पा में। ये सिर्फ हमारे कड़पा ज़िला के अक़लियतों को गुमराही करने के लिए जो तेलुगु देशम YSR ज़िला के जो भी तेलुगु देशम लीडर्स हैं, उन सब से यही डिमांड करता हूं कि आप सब अगर
उर्दू यूनिवर्सिटी और हज हाउस कड़पा को अगर नहीं लाएंगे तो आप सब अपनी पार्टी को राजीनामा देना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत हैदराबाद के असरा अस्पताल में एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर बोर्ड ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत सूर्य नमस्कार और योगा को लाजमी करार देकर दीगर मज़ाहिब के मानने वालों पर वैदिक कल्चर मुसल्लत कर रही है। बोर्ड ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी दस्तूर में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया गया है और दीन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड हर मुमकिन कोशिश करेगा। पूरे देश पर ब्राह्मणिकल कल्चर को, वैदिक धर्म को इम्पोज कर दिया जाए, और ये बात भारत के संविधान, हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की ज़मानत देता है, गारंटी देता है कि इस मुल्क के हर शहरी को अपने कल्चर, अपने धर्म, उस पर चलने की, उसको प्रोपिगेट करने की आज़ादी होगी। अब बहुत से मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसके ज़रिए से वो ब्राह्मणिकल कल्चर को इम्पोज करना चाह रहे हैं, और ये बात सिर्फ मुसलमानों को परेशान नहीं कर रही है। जितने भी यहाँ पर सोशल और रिलीजियस यूनिट्स हैं, सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, लिंगायत्स हैं, उन सबको ये बात बहुत हर्ट कर रही है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी, एक लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो उन सब लोगों को साथ लेकर और मुल्क में एक ऐसी तहरीक चलाएं जिसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भी हो, और हर जो हमारी तहज़ीब है, कल्चर है, हर समाजी यूनिट अपने अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी तहज़ीब पर अमल करने में आज़ादी महसूस करे। यह है वजह जिसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन सब को साथ लेकर एक मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला किया। काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा सबकदोश फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का तनाज़ा आखिरकार हल हो गया है। मरकज़ी हुकूमत ने OROP पर अमल आवरी करने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर दिफा मनोहर पारीकर ने आज हुकूमत के फैसले से मीडिया को वाकिफ़ कराया। इस पर अमल की वजह से मरकज़ी सरकारी ख़जाने पर सालाना 8 ta 10,000 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन तंजीमों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। The government held extensive consultations with experts and ex-servicemen. The main argument for OROP is that the defense personnel retire early and thus are not able to get the benefit of serving till normal retirement age. Despite the huge financial burden, given its commitment to welfare of ex-servicemen, the government has taken a decision to implement the OROP. In simple terms, OROP implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, regardless of their date of retirement. मंत्री का 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में स्टेटमेंट सुना है। मैं हम सब की ओर से आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूं। एज इट लुक्स ऑन द फर्स्ट को रक्षा मंत्री ने बोला है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो 40 साल से नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ही हैज अप्रूव्ड 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड। अकॉर्डिंग टू हिम इसके ऊपर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया सालाना खर्चा होगा। मुल्क में ग़िज़ाई ज़मानत कानून पर मुनासिब अमलावरी न किए जाने की मफाद आमा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को नोटिस जारी किया है। मुलाजिमीन से वसूल किए जाने वाले सेस और उनकी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात के खर्च के मुआवज़े पर कोर्ट ने सवाल किया है। इससे मुतालिक मरकज़ी वज़ारत मेहनत के सेक्रेटरी से कोर्ट ने तफसील तलब की है। कृष्ण अष्टमी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बोधगया के प्रोग्राम में शिरकत की। बुद्ध मंदिर में जाकर मोदी ने कुछ देर ध्यान लगाया। याद रहे कि बोधगया का दौरा करने वाले मोदी तीसरे वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले 1954 में जवाहरलाल नेहरू और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोधगया का दौरा किया था।
अमरावती को सरकारी दफातर के मुंतकिली के अमल को तेज करने का एपी काबीना ने फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में एपी काबीना का इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। इजलास के दौरान कई अहम फैसले किए गए। ज़राअत के लिए एक साथ 7 घंटे बरक़ी सरबराह करने का फैसला किया गया, जबकि बंदर पोर्ट की तामीर के लिए 14,000 एकड़ लैंड पूलिंग करने का काबीना ने फैसला किया। 13,000 करोड़ रुपए लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तर्ज पर प्रोजेक्ट्स को तरक्की देने का फैसला किया गया। कर्ज माफी, फतेह यात्रा और रियासत में कहत की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने वुज़रा के तर्ज का कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और अब से हर माह कारकर्दगी का सर्वे करने की बात कही। वज़ीर आला सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ भी सर्वे कराने की बात कही। टीचर्स डे की मुनासिबत से वासर कांग्रेस के मरकजी दफ्तर पर एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें साबिक सदर जमहूरिया और टीचर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर चंद असातिज़ा को तहनीत भी पेश की गई। नेशनल सॉलिडेटरी कंपनी की जानिब से गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में टीचर्स डे तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने तलबा को तालीम से ज़ाफ़रानी रंग देने से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत की कोशिश से आगाह किया। तालीम के सेक्युलर किरदार की सबको मिलकर हिफाजत करनी होगी। There is an attempt by the present central government to divide India on communal lines. భారతదేశాన్ని మతపరంగా చీల్చే ఒక కుట్ర జరుగుతుందని మనం చేస్తున్నాం ఢిల్లీలో. కాలేజ్ సిలబస్లో, స్కూల్ సిలబస్లో కమ్యూనలైజేషన్ చేయడానికి, సాఫ్రనైజేషన్ చేయడానికి, కాషాయీకరణ చేయడానికి సిలబస్లు మార్చబడుతున్నాయి. యూజీసీ ద్వారా, యూజీసీ భాగస్వామ్యంతో ఒక కుట్ర జరుగుతుందని మనం చేస్తున్నాను. ఈ దేశ భవిష్యత్తు కోరుతూ మనందరం పౌరులుగా ఇటువంటి సాఫ్రనైజేషన్ కానీ, కాషీకరణ కానీ, కమ్యూనలైజేషన్ కానీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టాలరేట్ చేయొద్దని చెప్పి ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలుగా, మరి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ పాలిటెక్నిక్ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ, I appeal to you that you must be alert and prevent saffronization or communalization of education by the Modi government. प्राणहिता चवेला प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली की मुखालिफत में अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। रंगारेड्डी के अपोजिशन कायदीन ने डिज़ाइन तब्दीली के मामले में एक तरफा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गवर्नर से शिकायत की। याद रहे कि प्राणहिता चवेला प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली की मुखालिफत में चंद रोज़ कबल ही रंगारेड्डी में तमाम अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने एहतजाज किया था। गवर्नर से मुलाकात से पहले कुल जमाती कायदीन ने गन पार्क पहुँचकर तेलंगाना के शहीदों की यादगार पर खिराज पेश किया और रैली की शक्ल में वहाँ राजभवन का रुख किया। कुल जमाती कायदीन ने इस मामले को मरकज से रुजू करने का ऐलान किया। తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల కన్నా సాగునీటికి బాగా వెనుకబడ్డ జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లా. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలంటే దాదాపు 18 లక్షల ఎకరాలకు సంబంధించిన ల్యాండ్ను ఇరిగేట్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా గోదావరి జలాలు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టేకప్ చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్ని రంగారెడ్డి జిల్లాకి ఏదైతే తొలగిస్తున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకొని గవర్నర్ గారిని జోక్యం చేసుకోమని వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా ఉత్తర దక్షిణ తెలంగాణలుగా విభజించి రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ప్రజల నోట్లో మట్టుకొట్టి మెదక్ జిల్లాకు 5 టీఎంసీల నుండి 50 టీఎంసీలకు పెంచుకోవడం ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. కేసీఆర్ గారు, నువ్వు పొద్దున్నేస్తే ఉండేది హైదరాబాద్లా, నువ్వు తిరిగేది రంగారెడ్డి జిల్లాలా. నువ్వు గిట్లా ఒకవేళ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డికి ఈ ప్రాజెక్టును తొలగిస్తే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ప్రజలు మరో తెలంగాణ ఉద్యమంలాగా రెచ్చిపోయి నీ భరతం పట్టే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీగా ప్రాణహిత చేవెళ్ల విషయంలో ఇంచు మాత్రం డిజైన్ మార్చినా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మారి అంతర్జిల్లాల యుద్ధంగా మారి సివిల్ వార్ కింద పోకముందే గవర్నర్ గారిని ఇన్వాల్వ్